मिस्टर राजीव चंद्रशेखर का इंट्रोडक्शन बड़ा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ये तो इनकी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन ये टेक विजार्ड हैं, टेलीकॉम के पायनियरिंग काम करने वालों में से हैं और ये मीडिया बैरन भी रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे सर आपसे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला बीक्यू प्राइम इंग्लिश और हिंदी में बात करने के लिए, दोनों में बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया उसकी टेक्निकल बातों पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे जो स्ट्राइकिंग फीचर लगा वो ये था कि उसमें प्रोनाउंस जो थे वो शी और हर यूज हुए। तो ये मुझे बहुत अच्छी और बड़ी बात लगी। मुझे लगता है इस पर कमेंट करना चाहिए आप। देखिए, टेक्नोलॉजी के दुनिया में अगर हम देखें और अलग दुनिया को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन और हमारे वर्कफोर्स में आईटी और टेक्नोलॉजी में इट इज ऑलमोस्ट 50%। तो अगर कोई है सेक्टर जहां पर इंडियन विमेन और हमारे नारी शक्ति का एक रोज एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है। तो मैं मानता हूं कि बड़ा अप्रोप्रिएट है कि इतना एक अहम लॉ जो लोगों के जीवन में लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले लॉ है, उसको हम फीमेल अगर रूप देते हैं, इट इज वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और इसमें फिर सारे स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एकदम सब और सेंसिटाइज हों। इसके लिए कुछ और आइडियाज? देखिए, हम सबसे मूल रूप से सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, उनका जो विजन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अवसर हमारे युवाओं को मिले, तो वो तो उनका एक तरह से संकल्प है ही, लेकिन युवाओं में लड़की हमारे विमेन और गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्किलिंग में, एजुकेशन में और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में। वही सबसे बड़ा प्रूफ है कि भारत आगे निकल रहा है, आगे निकल गया है और हमारे इस नए भारत में विमेन का भी एक इक्वल तरह से स्टेक होल्डर वो बन गए हैं। तो दुनिया में जब अब भारत के बारे में और भारत के टेक्निकल प्रॉस के बारे में एक चर्चा होता है, तो बड़ा सिंपल से लोग ये भी जानते हैं कि इसमें विमेन का भागीदारी और या जो विमेन स्टेक होल्डर्स का रोल है इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मैं मानता हूँ ये बड़ा एक सिंबॉलिक भी है, रियल लाइफ इंक्लूसिव भी है और एक तरह से इट इज रियली हार्नेसिंग द ट्रू पावर ऑफ इंडिया, द ट्रू पावर ऑफ न्यू इंडिया। ट्रू। और न्यू इंडिया का जो दूसरा लीडरशिप है, जो कहते हैं ना एक समय होता है जब सब चीजें कन्वर्ज कर जाती हैं। हाँ जी। तो अब ग्लोबल लेवल पे डिजिटल लीडरशिप में काम भी हुआ है और अब G20 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। एकदम। तो एक ओवरआर्चिंग आपका एजेंडा अगर अपने शुरू में 2-3 पॉइंट हाईलाइट करें तो वो क्या है? देखिए, एक तो इसका एक बैक स्टोरी या कॉन्टेक्स्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था और मैंने हाल ही में एक उनके सामने एक स्पीच में ये कहा भी था, मैं ऑडियंस में बैठा था, मैंने उनका विजन सुना और मैंने तब कहा, मुझे याद है मैंने सोचा कि ये सब संभव नहीं है। मुझे भी नहीं अंदाजा था कि भारत इतना तेजी से इतना आगे बढ़ेगा और मैंने उनको फ्रैंकली इस बार अभी रिसेंटली कहा भी कि मैं भी ऑडियंस में था, मैं भी एक सिटीजन था, मैं भी जो आपके विजन से मैं सुनकर मैंने कहा 2015 में तो ये नहीं हो सकता, भारत का इतना एडवांस नहीं हो सकता। लेकिन 2022 में कोविड के 2 साल के बाद दुनिया की सभी देशों ने, दुनिया के सभी एंटरप्राइजेस ने ये मान लिया कि भारत का जो टेक्निकल शक्ति है, इनोवेशन कैपेबिलिटी है, इट इज नॉट ओनली वर्ल्ड स्टैंडर्ड बट इट इज वर्ल्ड बीटिंग, वर्ल्ड लीडरशिप। और इसका एग्जांपल देता हूं मैं। पैट गेल्सिंगर है सीईओ इंटेल के। हाल ही में मार्च 2022 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि आने वाला दशक में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद मैकिंजी के सीईओ ने एक ट्वीट किया कि ये दशक की इश्यू नहीं है, ये तो सेंचुरी में इंडिया का सेंचुरी बनेगा। तो ये है बैकड्रॉप, ये है कॉन्टेक्स्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी एस G20 प्रेसिडेंसी, भारत G20 प्रेसिडेंसी कर रहा है।
हम टेक्नोलॉजी से लोगों के लाइफ में जो भारत में बदलाव आया है, बेनिफिट आया है, वो दुनिया के सामने रखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी बिलियनर्स बनाने के लिए ही नहीं, यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए ही नहीं, लेकिन मूल रूप से टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस में बदलाव, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट, लोगों के लाइफ में इंप्रूवमेंट, सरकार और लोगों के बीच में जो दूरी है उसको ब्रिज करने वाला जो उसका इम्पैक्ट है, और गवर्नेंस में जो और डेमोक्रेसी में जो इंप्रूवमेंट आया है टेक्नोलॉजी के कारण, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सालों से डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास निकल गया था। वो देखते थे चाइना, कहते थे नहीं नहीं देखिए अथॉरिटेरियन सिस्टम्स इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और डेमोक्रेसीज, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसीज इतने कैओटिक हैं, इतने नॉइजी हैं, डेमोक्रेसीज कैन नेवर बी एज सक्सेसफुल एज अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो हमने दिखाया है और भारत बन गया है एन एग्जाम्पल, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, being the oldest and biggest democracy in the world and also being the biggest connected nation in the world। और हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि देखिए डेमोक्रेसी भी chaotic हो या नॉइजी हो या जो भी हो, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे लोगों को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी इकोनॉमीज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से हम एक मिसाल बन गए हैं दुनिया के लिए और दुनिया के देशों के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत सिंपल वर्ड एक यूज किया, सेंटेंस यूज किया कि सरकार और लोगों के बीच में उनको बेनिफिट देने के लिए डिजिटल ने कितना बड़ा काम किया है। तो एक्चुअली इसके जो यूज केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको किसी ने शायद पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके एक जगह नहीं रखा, जो मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। हाँ। आधार, यूपीआई, अब ओएनडीसी, इंडिया स्टैक, करेक्ट। तो ये सब जिसको आप लोग एक नया लफ्ज आजकल आप यूज कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक गुड्स, करेक्ट। तो इसको इन योर लैंग्वेज हाउ टू? नहीं, देखिए इसका आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है लोगों को समझना भी चाहिए, इसका आइडिया कहां से आया। इसका आइडिया यहां से आया कि प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के लाइफ में बदलाव लाए। उस मूल विचार से बना है ये सब, लोगों के भलाई के लिए आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म आधार, ताकि सभी को डिजिटल आइडेंटिटी मिले। लोगों के पास जो राजीव गांधी 1985 में कहते थे कि 100 रुपए निकलते हैं दिल्ली से और 15 रुपए पहुंचते हैं नागरिक के अकाउंट में या नागरिक के भलाई के लिए, जिसको हमने मान लिया था कि ये तो एक इंडिया का डेमोक्रेसी का एक अनडिनाएबल कॉन्सिक्वेंस है, उसको प्रधानमंत्री ने बदला थ्रू यूपीआई कि 100 रुपए निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपए पहुंचेंगे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में, ना लीकेज, ना करप्शन, ना डिले। तो इसके साथ बना है ये इंडिया स्टैक। उसमें हेल्थ बन रहा है, एजुकेशन बन रहा है, स्किलिंग बन रहा है। ये स्टैक जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण दूर दराज के सिटीजन को भी जोड़ देते हैं टू दी प्रोपोजिशन ऑफ गवर्नेंस। और ये जो मिरेकल, ये जो मैजिक, जो भी कहो आप, इसका ओरिजिन है कि प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया था पहले से ही कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे लोगों के लाइफ में और हमारे डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में बदलाव लाने के लिए। और उसका हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, विजिबल एग्जाम्पल हर रोज देख रहे हैं। तो बड़ा सिंप्लीफाइड पॉलिटिकल इंटेंट, पॉलिटिकल नियत, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू डिलीवर ऑन दैट लीडर्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल कि मेरा मैंडेट है लोगों के जीवन में बदलाव लाना। मैं इसीलिए आया हूं पब्लिक सेवा करने के लिए, मैं अब प्रधान सेवक हूं और मैं टेक्नोलॉजी से सेवा करूंगा और लोगों की लाइफ में बदलाव लाऊंगा। तो ये आप विजिबली देख रहे हैं। और उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि ये तो हमने गवर्नमेंट में डाल ही दिया है टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके कारण एक इनोवेशन इकोसिस्टम भी बना है, एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बने हैं, यूपीआई बना है अभी दुनिया के सबसे बड़ा फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो देखिए नियत क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, निकला लोगों के भलाई के लिए ये, और साथ में डिजिटल इकोनॉमी का ये जो अभी दौड़ता हुआ है, आप देख रहे हैं गैलपिंग स्कॉर्चिंग पेस ऑफ इनोवेशन,
वर्ल्ड बीटिंग इनोवेशन इन फिनटेक एंड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो गया है. सो इट इज, ये सब कनेक्टेड है और उनका ही विजन था और ये परिणाम आज हम देख रहे हैं. बिल्कुल. अब इन सब को गवर्न करने के लिए और इसको सब चीजों को इनेबल करने के लिए आप लोग कुछ और कर रहे होंगे, वो मैं जानना ही चाहूंगा. लेकिन उसके पहले एक सब्जेक्ट और टच कर लें, वो ये कि जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट आया है, पब्लिक फीडबैक आ रहे होंगे, तो उसमें कुछ इश्यूज भी फीडबैक में रेज किए गए हैं कि आप क्या सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होना चाहिए. तो इस पर आप नहीं, देखिए इसमें, इस बिल में, एक तो मैं आपको इस बिल का उद्देश्य क्या है मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं. बिल का ये है कि इंटरनेट में काफी कुछ अच्छा हो रहा है, इंटरनेट से काफी कुछ अच्छा प्रभाव भी आ रहा है, लेकिन इंटरनेट में काफी कुछ गलत काम भी हो रहे हैं. और एक गलत काम यह है कि कंज्यूमर के पर्सनल डेटा, यानी कि आप और हमारे पर्सनल डेटा, नाम, पता, बायोमेट्रिक्स, अदर को, ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस डेटा को ये लेकर वो मिसयूज करते हैं. उस मिसयूज पर ब्रेक लगाने के लिए, उस मिसयूज पर एकदम रोक लगाने के लिए हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया. ये बड़ा सिंपल टर्म्स में ये है. इसमें हमने नागरिक का, डिजिटल नागरिक का हक क्या है, उनके राइट्स क्या है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखे हैं. और जो प्लेटफॉर्म्स है जो डिजिटल नागरिक के डेटा लेते हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशन है वो भी लिखे हैं, बड़े बड़े क्लियर सिंपल टर्म्स में. और इससे निकलता है एक सिनारियो, जब जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ब्रीच करते हैं, जो जिन्होंने कोई प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस करते नहीं. तो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का एक ही काम है, ये रेगुलेटर है नहीं, इसमें रेगुलेटर का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उनका एक ही काम है कि जो ब्रीच होता है उस ब्रीच का पेनल्टी क्या हो, उसका एजुडिकेशन करें. ट्रैफिक कॉप है. हाँ, एक ट्रैफिक कॉप है एकदम. एक ये मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन एक तरह से वायलेशन को पेनल्टी दिलाने वाला कॉप है ये. तो ये रेगुलेटर नहीं है. और ये मैंने हमारे बिल में कहा कि वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट. ये सरकारी नहीं होगा, ये लोग सरकारी नहीं होंगे. और इसका अपील एंड देयरफॉर इसका स्क्रूटिनी करेंगे हाई कोर्ट. तो अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, ऑटोमेटिकली इसका अपील जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट तय करेंगे कि इसमें गलत है या सही है. तो इसका हमेशा एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा, स्क्रूटिनी रहेगा कोर्ट सिस्टम का. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई फॉर मी कि ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जब लिखा ही है उसमें, तो फिर इसका मतलब इसको अगर अपने को इंडिपेंडेंट रेगुलेटर में लिखा है इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ये है. हाँ. लेकिन जो रेगुलेटर होगा वो अलग होगा. रेगुलेटर आएगा इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए. रेगुलेटर का जो एक गुंजाइश है या एक डिस्कशन है वो आएगा हमारे आने वाले डिजिटल इंडिया एक्ट में. एग्जैक्टली. तो जो सेबी का काउंटर पार्ट होगा, वो ये डेटा प्रोटेक्शन से अलग बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, उसके लिए हम रेगुलेटर के बारे में जरूर सोचेंगे वो. लेकिन इस बिल में नहीं, एक नया बिल आएगा डिजिटल इंडिया एक्ट, वो जो डेटा प्रोटेक्शन से अलग जो चैलेंजेस है, यूजर हार्म, ओपननेस, एथिक्स, कंपटीशन वगैरह वगैरह, काफी सारे और भी मुद्दे हैं डिजिटल इकोसिस्टम में, जिसके लिए हम नया बिल लाएंगे जो होगा सक्सेसर टू द आईटी एक्ट. ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग. आप मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि नई बात है. आप ये बता रहे हैं मुझे कि जो डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है वो दरअसल एक ओवर आर्चिंग कानून होगा पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के ऊपर. ये उसका एक पार्ट है, एक पिलर है. एकदम. हमने कहा भी है, ये हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट में कहा कि जो आने वाले दिनों में हम एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं. और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ इंडिया टेकेड. पीएम कहते हैं कि अगले दशक में इंडिया के सामने टेक्नोलॉजी में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे. उसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ फ्रेमवर्क बनाना, फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क बनाना. उसमें एक कंपोनेंट होगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा डिजिटल इंडिया एक्ट, और एक और कंपोनेंट होगा नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी. ये 3 होंगे पिलर्स. सबसे मजबूत, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होगा आने वाले दिनों में वो डिजिटल इंडिया एक्ट. ओके. और ये कब आ रहा है?
ये मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हम कंसल्टेशन शुरू करेंगे, अगर हो सके तो दिसंबर में शुरू करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस सेशन में नहीं, लेकिन शायद बजट सेशन के लिए आप रेडी होंगे। हाँ, यही हम काम तो ऐसे कर रहे हैं कि बहुत जल्द करें, क्योंकि आने वाले दशक में जी। हमारे देश में एक कानून का जो फ्रेमवर्क हो, मॉडर्न हो और वर्ल्ड क्लास हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड हो, ग्लोबली कंपेरेटिव हो, इसी का हमें एक ये गोल दिया गया है, प्रधानमंत्री ने दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो फिक्र है, जो डेटा का इस्तेमाल, हाँ जी, जो पर्सनल डेटा के इस्तेमाल के बारे में बात है, तो उसमें कहा गया है कि सिर्फ ऑटोमेटेड पर्पस से वो डेटा देखा जा सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल कस्टमर के तौर पर मुझे लगता है कि मान लीजिए किसी की कपड़े खरीदे, उस डेटा का कोई सीधा या एनोनिमाइज्ड इस्तेमाल हो जाए, दैट्स ओके। लेकिन अगर मेरा कोई हेल्थ का रिकॉर्ड है और उसका इस्तेमाल हो जाए तो वो गलत है। और सारे डेटा सॉफ्टवेयर में नहीं है, हार्ड कॉपीज में भी है। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो बिल हमने बनाया है, इसको हम डिजिटल डोमेन में ही डील करते हैं। दैट इज नॉन डिजिटल डेटा, यानी कि किसी ने कोई फाइल में लिखा है, लेजर में लिखा है, दैट विल बी डेल्ट सेपरेटली एज प्राइवेसी बीइंग अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो तो एक सेपरेट इश्यू है। ओके। लेकिन डिजिटल डोमेन में इस बिल का जो, जैसे मैंने कहा, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो मिसयूज का एक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर चल रहा था और चल रहा है, उसको एक ब्रेक लगा दें। एक वो। दूसरा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि एनोनिमाइज डेटा। एनोनिमाइजेशन के स्टैंडर्ड सरकार तय करेंगे। एक इंस्टीट्यूशन होगा कॉल इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, ताकि मैं अगर एक प्लेटफॉर्म हूं, अमेरिकन प्लेटफॉर्म हूं, इंडियन प्लेटफॉर्म हूं, मैं खुद नहीं तय करूं कि एनोनिमाइजेशन का स्टैंडर्ड मैंने संजय से डेटा ले लिया है, पर्सनल डेटा। अंडर द डीपीडीपी बिल मुझे उस डेटा को डिलीट करना है आफ्टर द सर्विस इज डिलीवर्ड, लेकिन मैं डिलीट नहीं करता हूं, डिलीट करता हूं लेकिन उसको एनोनिमाइज करके मैं कहता हूं कि ये एनोनिमाइज डेटा है, नॉन पर्सनल हो गया है। उसके लिए भी हम एक प्रावधान लेकर आएंगे डिजिटल इंडिया एक्ट में, और इसका ये एक डिस्कशन पॉइंट है और कंसल्टेशन करेंगे जरूर कि उसका ओनरशिप और उसका मोनेटाइजेशन का जो वैल्यू है नॉन पर्सनल डेटा का, ये आपका डेटा है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म उसको एनोनिमाइज करके उसको मोनेटाइज कर रहा है एआई में या कुछ एल्गोरिथम में। हाँ। उसका वैल्यू किसको जाना चाहिए? उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है जो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या संजय को थोड़ा उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए या सरकार को उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? इसके बारे में एक चर्चा हो रहा है कि जिस इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा से आपने नॉन पर्सनल डेटा डिराइव किया है, उसको इस बेनिफिट से ना छोड़ें, उसका ओनरशिप के बारे में थोड़ा हम बात करें और उसका कंसल्टेशन होगा। उसका ओनरशिप होना चाहिए आपके पास या कंट्री के पास या कोई प्लेटफॉर्म जो फॉरेन प्लेटफॉर्म है उनके पास। ये बड़ा एक एम्बिगुअस एरिया है दुनिया भर, राइट, और हम उस लूप होल को प्लग करना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मैं जो अपना भी होमवर्क कर रहा था तो उसमें मैंने जस्टिस श्री कृष्णा का भी एक स्टेटमेंट देखा था और भी लोगों ने कंसर्न जाहिर किया। तो मेरे स्टैंड पॉइंट से क्या समझना चाहता हूं मैं कि ये जो ड्राफ्ट बिल है, ये पॉसिबली बिग टेक जो डेटा का पोच करना या इस्तेमाल करना या मोनेटाइज करना कर लेता और मेरे से हिस्सा मेरा शेयर नहीं करता या सरकार से नहीं करता, करंट बिल भी उसको फुल्ली एड्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन आप माइंडफुल हैं और दूसरी चीजें रहेंगे। हाँ, नहीं, करंट बिल एड्रेस करता है व्हेन इट इज पर्सनल डेटा, बट जब वो नॉन पर्सनल बन जाता है, वो डिजिटल इंडिया एक्ट में हम डील करेंगे कि उसका ओनरशिप कहां पर होता है। तो बहुत बड़ा एजेंडा है इस वक्त, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा स्पेस हो गया है। इसमें करोड़ों बिलियन ट्रिलियन डॉलर के वैल्यू क्रिएट हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज बने हैं जिनका मूल रूप से उनका डीएनए इज अबाउट कंज्यूमिंग डेटा, यूजिंग डेटा, मिसयूजिंग डेटा। उन सबको में थोड़ा ऑर्डर लाना, थोड़ा इक्विटी और इक्विटेबल ट्रीटमेंट लाना, ये सब हमारे लिए हमारा एक तरह से कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, हमारा गोल है कि ये जो डोमिनेंस है बिग टेक प्लेटफॉर्म्स के ओवर द कंज्यूमर, और इनके बात ना सुन के वो कुछ भी करे, उसमें थोड़ा ब्रेक लगे, उसमें थोड़ा इक्वालिटी लाए और थोड़ा इक्विटी लाए
कि अगर मेरे डेटा के साथ आप एनोनिमाइज करके भी आप इतना सारा मोनेटाइजेशन एल्गोरिदम और वैल्यू क्रिएट करते हैं, थोड़ा शेयरिंग हमारे सिटीजन के साथ भी कीजिए, थोड़ा शेयरिंग हमारे स्टेट के, हमारे देश के साथ भी कीजिए। इंटरेस्टिंग। एक और बड़ा एजेंडा है जो इंडिया में आप लोगों ने काफी काम किया है उस पर, वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। हाँ जी। और अब इंडिया चेयर है जीपीएआई का, तो इसको लेमैन को समझाने के लिए जरा बताएं कि इसके क्या बेनिफिट हैं, ये हमारी ग्रोथ स्टोरी में क्या ऐड करने वाला है। अंग्रेजी में मैं एक फ्रेज यूज करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द काइनेटिक इनेबलर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। आज तक हमने जो देखा है डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ, हमारे 102 यूनिकॉर्न, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, देश में इतने सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं डिजिटल इकोनॉमी में। मेरा मानना यह है कि हम ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और आने वाले 2-3 साल 4 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका एक्सपेक्टेशन और उन्होंने एंटिसिपेट भी किया है कि एआई जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई, बहुत डीप टेक्नोलॉजी में हम लीडरशिप ले सकते हैं। एआई का रॉ मटेरियल है डेटा, एआई का रॉ मटेरियल है नॉन पर्सनल डेटा, एनोनिमाइज डेटा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नॉन पर्सनल डेटा जो भारतीय नागरिक के नॉन पर्सनल डेटा है, उनका अगर मोनेटाइजेशन होता है, उनसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनता है, टेक्नोलॉजी बनता है, वो हमारे देश में बनना चाहिए, हमारे स्टार्टअप बनाए। इसीलिए हमने एआई के लिए एक इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम का भी ऐलान किया है, जहां पर करोड़ों के इसमें हमारे डेटा सेट्स होंगे और एनोनिमाइज डेटा सेट्स होंगे, और हमारे रिसर्च कम्युनिटी और हमारे स्टार्टअप कम्युनिटी को एक्सेस मिलेगा, लेकिन वो इंडियन कंपनीज को ही एक्सेस मिलेगा। हम उस डेटा सेट्स प्रोग्राम को से में फॉरेन कंपनीज या फॉरेन बिग टेक कंपनीज को एक्सेस नहीं देंगे। तो हमारा मानना यह है, प्रधानमंत्री का मानना है कि एआई में एक नेक्स्ट वेव ऑफ स्टार्टअप्स, और इंडिया को एआई का एक लीडरशिप या लीडरशिप सोल लीडरशिप नहीं तो एटलीस्ट इन द फ्रंट रैंकिंग नेशंस बनाना और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और हम इसमें काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच में बहुत ही एक तरह से सब्सटेंस है, और हम उसको रियलाइज करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए जो ऑलरेडी सरकार एक काम कर रही है, वो भाषिनी वाला। हाँ जी। कि मेरे ख्याल से गूगल जहां ट्रांसलेशन में रुक गया, अब इंडिया का एआई वाला काम एकदम इसको एआई का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यूज केस, टू यूज योर फ्रेज, इज लैंग्वेज। यस। और हमारे देश में लैंग्वेज बहुत ही बड़ा एक बैरियर है फॉर इंक्लूजन इनटू द इंटरनेट, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इंटरनेट यूज करना चाहते हैं लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानते। वो काफी सारे लोग हैं जो इंटरनेट के लाभ और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लेकिन वो हिंदी नहीं जानते। तो सर्च इंजन, ईमेल और ब्राउजर्स जैसे जो वेब के ब्रिजेस होते हैं, गेटवेज होते हैं, उनको मल्टीपल लैंग्वेज में एक्सेस करना, इंक्लूड और लोगों को इंक्लूसिव, एक हमारे इंडियन इंटरनेट को एक इंक्लूसिव इंटरनेट बनाना इज अ प्राइमरी फोकस ऑफ हमारा एआई प्रोग्राम। तो उसमें डीआई भाषिनी का एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। काफी हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, और मैं मानता हूं 23 तक हम एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे जो ओडिया लैंग्वेज या गुजराती या मलयालम या जो भी हमारे डायलेक्ट्स भी है हमारे देश में काफी, उससे वो इंटरनेट में ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट में कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल डे टू डे में टच करता है, तो इससे पता चलेगा कि क्या चेंज हुआ है, और यही ट्रू इंक्लूजन होगा। यही एक तरह से इंटरनेट का जो पावर है और डिजिटल इंडिया का जो पावर है हर व्यक्ति के पास पहुंचने का, अगर हमें अनलॉक करना है उस पोटेंशियल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। आपके एक स्टेटमेंट को मैं बड़ा जोर से काउंटर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि लैंग्वेज बैरियर है। आप कैसी हिंदी बोल रहे हैं, देखिए। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों में साउथ इंडियन फिल्म्स ने नॉर्थ इंडिया का दिल लूट लिया है और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कलेक्शन के नॉर्थ इंडिया ने। देखिए, हम एक नए इंडिया में वी आर ऑल एक तरह से नए इंडिया के सिटीजन्स,
जहां पर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और आज तक जो हमारा पॉलिटिक्स चल रहा था काफी सालों से, दशकों से, कि लैंग्वेज पे आधार पर भी डिवीजन क्रिएट करें, रिलीजन के आधार पर डिवीजन क्रिएट करें, जेंडर के आधार पर डिवीजन करें, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक इंस्पायरिंग लीडरशिप ने जोड़ दिया सबको। एक मद्रासी भी हिंदी में भाषण देगा। मैंने यूपी में 10 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस किए हैं हिंदी में, और मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंकरेज किया कि जाइए वहां पर डिजिटल के बारे में बोलिए, वहां के युवकों के साथ जोड़िए। मैंने हाल ही में योगी जी के साथ एक डेटा सेंटर के लॉन्च में मैंने हिंदी में भाषण दिया। मैंने कहा कि देखिए मैं मद्रासी हूँ, लेकिन मेरी हिंदी पर जरा I thought you will be speaking in English today. नहीं, ऐसा नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, फौजी का बेटा हूँ, तो हिंदी तो मैं जानता ही हूँ। बिल्कुल। और लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आया है मुझ में कि मैं हिंदी में भी नॉर्थ इंडिया के मेरे भाई बहनों के साथ बात कर सकूं, वो कॉन्फिडेंस तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे दिया है। करेक्ट। और मैं काफी उनको शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी दिया मुझे। Thank you so much for your time, sir. थैंक यू वेरी मच।